डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ फाइनफो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 1 के हम तकरीबन जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक कंप्लीट जो चैप्टर है उसके हम तमाम वीडियोस जो है उसके तमाम लेक्चर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के स्टेप बाय स्टेप हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया और साथ में हर लेक्चर में आपको जो है वो असाइनमेंट भी दिए। और इसी तरह से लास्ट में हमने ग्रैंड टेस्ट जो है वो बनाया है और वो ग्रैंड टेस्ट जो है ये आपने सॉल्व करना है। ये ग्रैंड टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में और इसी तरह से व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से भी आप उसको जो है वो ले सकते हैं। तो वहां पर वो आप सॉल्व करके सबमिट करवा सकते हैं। तो ये ग्रैंड टेस्ट जो है ये पूरे चैप्टर के जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ है और इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है उसमें मैंने जो है वो शामिल किए हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में भी और इंट्री टेस्ट में भी जो है वो बार बार आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने उसमें शामिल किए हैं, तो वो आप लिहाजा लाजमी उसको सॉल्व कर ले। इसी तरह से अगर आपने चैप्टर 1 के कंप्लीट वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले चैप्टर नंबर 1 के जो है वो कंप्लीट वीडियोस आप देख लें, ताकि जो है वो चैप्टर 1 जो है उसका कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर जो है चैप्टर 2 आपको इजीली समझ में आ सके। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 आज का और इसमें हम पहला लेक्चर जो है वो करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन फिजिकल क्वांटिटीज और जो है वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज जो है, और इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये हम आज की ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अहमियत बता देता हूं। वेक्टर्स की क्या अहमियत है। वेक्टर्स ऑलमोस्ट इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितना कि मेजरमेंट आपने देखा, बज़ाहिर तो इसमें हमें लगा कि कुछ खास इसमें मटेरियल नहीं होगा, लेकिन आपने देखा मेजरमेंट ऑलमोस्ट लाइफ के हर एक पार्ट में ही जो है वो अहमियत रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस लाइफ के हर एक हिस्से में मौजूद है, क्योंकि मेजरमेंट ये एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर स्टेप में हमें चीजें जो है वो मेजर करनी होती हैं। अगर हमें चीजों की खरीदो फरोख्त करनी है या फिर चीजों का लेन देन करना है तो उसमें हमें मेजरमेंट ही रिक्वायर्ड होती है। और फिर हम जो है किस तरह से मेजरमेंट जो है वो डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको उसी में बताया और ये भी आपने उसमें देखा। इसी तरह से वेक्टर्स भी जो है वो उसी तरह से लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरह से, जैसे कि अगर हमें किसी जगह पे जाना होता है, लेट्स सपोज अगर हम किसी शहर के अंदर जाते हैं तो हमें डायरेक्शन के थ्रू ही हम उस जो है वो जगह पर जा सकते हैं। अगर किसी शहर में जाना है तो हमें उस शहर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि वो शहर जो है वो किस जो है वो डायरेक्शन के थ्रू जो है वो शहर आएगा। अगर किसी शहर जाना है तो जाहिर है किसी जो है वो गाड़ी में, कार में या फिर बस में हम ट्रैवल करते हैं। तो बस और कार में जब हम ट्रैवल करेंगे तो जाहिर है किसी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, जब भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। किसी बड़े शहर जाना है तो फिर जो है हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन भी जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव करती है और जब जाके जो है वो मंजिल पर आती है। इसी तरह से अगर हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है तो हम फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लाइट भी जो है ये कंप्लीट नेविगेशन सिस्टम है और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ही फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो जाती है। तो वेक्टर्स का यहाँ पे भी इंतहाई अहम रोल है। इसी तरह से अगर गाड़ी मूव कर रही है तो वो कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी जो है ये भी हमें गाड़ी की
जो है वो डायरेक्शन के बारे में बताती है। स्पीड के साथ जो है वो गाड़ी की डायरेक्शन का भी बताती है, कितनी स्पीड से गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये हमें वेलोसिटी के जरिए ही पता चलता है। ये वेलोसिटी हम एक वेक्टर है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह से हमने किसी लोकेशन पे किसी को जो है वो एड्रेस बताना है, तो लोकेशन जो है बेसिकली वो भी एक डायरेक्शन है। वो भी हम किसी एक पॉइंट को जो है वो लोकेट करा रहे होते हैं, बेसिकली वो एक डायरेक्शन बता रहे होते हैं। और इसी तरह से रोजमर्रा जिंदगी में अगर हम कोई चीज डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो यहां पर भी वेक्टर का बहुत ही अहम यूज है, बहुत ही जो है वो ज्यादा यूज है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हम उसको डिस्प्लेस करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में चीजों को अपनी जगहों पे रखना, उसकी लोकेशन पे रखना, ये भी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाता है और यहां पर भी वेक्टर की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसी तरह से और भी जो है वो लाइफ के हिस्से हैं जिसमें हमें क्या होता है कि वेक्टर की नीड होती है, वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसको हम और आगे जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम मूव करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है? वेक्टर्स इज एन इफेक्टिव टूल टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड फिजिकल लॉज। बाय यूजिंग दिस टूल physicists explain the algebraic and geometric relationships। तो अब यहां पर आप इंट्रोडक्शन के इस स्टेटमेंट में देखें कि जो वेक्टर है ये एक इफेक्टिव टूल है। इफेक्टिव टूल किस चीज का है? कि जब हम अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। क्या अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस करते हैं? फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज नॉर्मली तौर पर जो हमारे पास जो लॉज हैं फोर्सेस के, जो न्यूटन्स के लॉज हैं, और इसी तरह से और दूसरे जो हमारे पास लॉज हैं, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हमें वेक्टर की नीड होती है। तो इसलिए वेक्टर यहां पर फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि फिजिकल लॉज जो हैं उसको एक्सप्लेन करता है। और यहां पर फिजिकल लॉज वो तमाम लॉज हैं कि जो जिसके जरिए हम किसी भी चीज की डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं, किसी भी चीज की स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको फोर्स को जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तमाम ही जो है वो फिजिकल लॉज में आते हैं और वेक्टर्स जो है ये इनका टूल है। अब आगे, बाय यूजिंग दिस टूल फिजिसिस्ट एक्सप्लेन अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप। इसी टूल को यूज करते हुए फिजिसिस्ट ने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप। फिजिक्स में जैसे कि हमने मेजरमेंट में भी देखा कि जो है वो मैथमेटिक्स की काफी जो है वो जरूरत पड़ी। फिजिक्स के ज्यादातर पार्ट वो हैं जिसमें हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी है, मैथमेटिशियन ने उसको जो है वो सॉल्व किया है। जैसे कि आपने डायमेंशन में देखा कि डायमेंशंस में जो है वो क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कराना मुश्किल था। एक मैथमेटिशियन ने इस जो है वो चीज को आसान किया, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करा के। अब डायमेंशन एक मैथमेटिक्स टूल है जो कि फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करवाता है। इसी तरह से वेक्टर्स में भी जो है वो हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी वेक्टर को एक्सप्रेस करवाने के लिए, उसके फिजिकल लॉज जो है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करवाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ जो है वो मैथ्स के रूल की जरूरत पड़ी। तो फिर वो मैथमेटिशियन ने उसको आसान किया। अब क्या है कि फिजिसिस्ट ने कुछ मैथमेटिक्स के रूल जो है उसको जो है वो अडॉप्ट किया और अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप के जरिए जो है वो फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें मैथमेटिशियन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये आप आगे समझते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो लॉज आ रहे हैं, मैथमेटिक्स किस तरह से यूज हो रही है और कौन कौन से मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जो है वो हम यहाँ पे वेक्टर्स में, जो कि फिजिकल लॉ में बहुत ही ज्यादा
अहम है, फिजिकल लॉज का एक टूल है, उसमें हमें जरूरत पड़ती है। तो ये जो है वो फिजिसिस्ट ने वेक्टर्स को जो है वो एक्सप्लेन किया अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप के जरिए। अब अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप ये वही रिलेशनशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग फिजिकल लॉज। एंड किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हम मालूम कर लेते हैं। तो ये तमाम ही चीजें जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप के जरिए। ये एक टूल है फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। बगैर वेक्टर के हम जो के लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताए, ये हम जो है वो इसको आइडेंटिफाई, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसको हम देखते हैं। द क्वांटिटी विच कंप्लीटली स्पेसिफाई बाय ओनली मैग्नीट्यूड विथ सुइटेबल यूनिट। जैसे कि एग्जाम्पल में डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी। अब स्केलर तो डायरेक्शन को नहीं बताती, सिर्फ किस चीज को इंडिकेट कराती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कराती है कि जो आप ऑब्जेक्ट या चीज खरीद रहे हैं वो कितनी मिकदार में खरीद रहे हैं, क्वांटिटी उसकी कितनी है, उसका जो है वो मैग्नीट्यूड कितना है, जो है वो कितने वो ग्राम है, किलोग्राम है, या व्हाटएवर। ये चीज हमें जो है वो ये चीज हमें स्केलर से मिलती है और फिर हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह से मास है, मास को हम जो है वो केजी में मेजर करते हैं, और ये केजी ऐसा यूनिट है। और अब कितना मास है, 20 केजी, 10 केजी, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसी तरह से डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है, ये एक डिस्टेंस है, दो के उसमें डायरेक्शन ना हो। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है स्पीड। अब स्पीड जो है ये एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमें सफर करना है, किसी भी गाड़ी में हम सफर करते हैं, तो उसकी स्पीड बड़ा मैटर रखती है कि कितनी स्पीड से वो जो है वो गाड़ी चल रही है। लेट्स सपोज कार में अगर आप जा रहे हैं तो कितनी स्पीड से जो है वो कार जा रही है, उसकी स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। सो ये उसकी स्पीड है जो कि हमें बताती है कि गाड़ी कितनी स्पीड से जो है वो चल रही है। लेकिन इसमें भी हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, सिर्फ स्पीडोमीटर के जरिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड और हमें यूनिट का पता चलता है कि गाड़ी पर आवर इतने किलोमीटर चली है। इसी तरह से डेंसिटी है। डेंसिटी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ये हमें डेंसिटी से पता चल जाता है। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। डेली लाइफ में स्केलर क्वांटिटी की भी काफी जो है वो इंपॉर्टेंस है। अब आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अरिथमेटिक रूल। अब ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम क्या करते हैं कि वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं, और उसको फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए भी हम चेक करते हैं। तो यहां पर जो है ये आपने नोट करना है कि स्केलर क्वांटिटी जब हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम उसको करवाएंगे, तो बाय अरिथमेटिक रूल, जो सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, ऐड करना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और जो है वो डिवाइड करना। सिंपल इस रूल के तहत हम इसको जो है वो ऑपरेट करवा सकते हैं। इसका ऑपरेशन जो है वो इन सिंपल रूल के जरिए हो सकता है स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है, जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं होता। ये हम अब वेक्टर की जानिब बढ़ जाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच कंप्लीटली स्पेसिफाई बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो वेक्टर में हमें डायरेक्शन का पता चलता है। अब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
फोर्स। ये तीन हमारे पास क्वांटिटी हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ होगा या फिर डिस्टेंस होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ किसी भी जो है वो डायरेक्शन में हो सकती है। जो हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है उसके तहत किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाड़ी की स्पीड को कैलकुलेट करना, ये हमारे पास वेलोसिटी में आता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे बढ़ते हैं तो फोर्स है। फोर्स तो एक ये बहुत कॉमन जो है वो हमारे पास क्वांटिटी है, जिसको हम डेली लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। फोर्स जो है वो नॉर्मली तौर पर हमारे वेट के थ्रू भी एक्सप्लेन होती है, क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। वेट इज अ पुल ऑफ अर्थ और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, लिहाजा ये भी एक वेक्टर है। फोर्स और वेट भी हमारे पास एक वेक्टर हैं जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट करवा रहे होते हैं। सो ये जो है वो वेक्टर्स हैं। अब इसके बारे में आगे हम और सीखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर को जब हम इसको ऐड करते हैं या फिर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हम क्या जो है वो सिंपल तरीके से प्लस माइनस और जो है वो डिवाइड करवा सकते हैं, या फिर इसके लिए अलग रूल है। जैसे कि हमने जो है वो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर देखा कि इसमें अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप मौजूद है, जिसके तहत हमें क्या होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है या फिर किसी भी बॉडी की जो डायरेक्शन है वो हमें आसानी से पता चल जाती है। सो इन वेक्टर क्वांटिटी वी कैन नॉट एडिट सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अरिथमेटिक रूल। वी यूज अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक रूल्स which is called vector addition law। so अब यहां पर क्या होता है, जिस तरह से हमने स्केलर क्वांटिटी देखा कि बाआसानी हम इसको सिंपल तरीके से जो मैथमेटिक्स में होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम करवा सकते हैं। जिस तरह से हम नंबर्स को करवाते हैं, 20 को हमने ऐड करवाना है 10 में तो सिंपल तरीके से करवा देंगे। 20 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है तो इसको सिंपल तरीके से करवाएंगे। इसी तरह से 20 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 10 से तो इसी तरह से सिंपल तरीके से करवाएंगे, और इसी तरह से डिवाइड करवाना है तो वो भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने क्या यूज करने होते हैं? वेक्टर एडिशन लॉ यूज करने होते हैं, जो कि अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम वेक्टर एडिशन लॉ कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हों या दो वेक्टर जो है वो एक्ट कर रहे हों, तो फिर उसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम उसको प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमने वेक्टर एडिशन लॉ का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि लेट्स सपोज अगर किसी बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्स लगती हैं, तो अब उसको हम सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट फोर्सेस। वो जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं बॉडी के ऊपर, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके मुताबिक फिर हम वेक्टर एडिशन लॉ में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे, जो कि हमें फोर्स देगा, रिजल्टेंट फोर्स हमें देगा। तो ये जो है वेक्टर जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी और इसकी इंपॉर्टेंस ये मैंने आपको बताई। इसी तरह से वेक्टर में यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर एडिशन लॉ में दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्ट करती हैं, तो इसमें हम पार्टिकुलर फॉर्मूला जो कि हमें वेक्टर एडिशन लॉ से हमें मिलता है, जिसको हम अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन से भी हासिल करते हैं, वो हम यूज करके जो है वो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर या फिर फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस में मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि बारिश के सीजनों में जब बारिश होती है, तो बारिश जो है वो
बरसती है, सो बारिश जो बरसती है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। रेनफॉल की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है। लेकिन जब विंड अगर चल रही हो ड्यूरिंग रेन, तो फिर क्या होता है कि जो रेनफॉल की जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है। लेट सपोज अगर रेनफॉल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे गिर रही हो, और जो विंड है ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे चल रही हो, आसानी से क्या अम्ब्रेला के जरिए हम जो है वो रेनफॉल से प्रोटेक्ट करवा सकते हैं अपने आप को सिंपल तरीके से पकड़ के? नहीं, उसके लिए हमें क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो अम्ब्रेला को जो है वो होल्ड करना होगा, जब जाके हम रेनफॉल से जो है उससे जो है वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर भी वेक्टर एडिशन लॉ की इंपॉर्टेंस है कि हमने जब विंड चल रही होगी तो उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकड़ना है, ना कि वर्टिकल हमने उसको पकड़ना है, जब जाके हम बारिश से प्रोटेक्ट हो सकेंगे। इसी तरह से जो एयर ट्रैफिक होता है, जो ट्रैक होता है जिसमें एयर जो है वो, जिसमें एरोप्लेन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो उसमें एरोप्लेन जो है वो अपने एक सिंपल ट्रैक में मूव नहीं करता, बल्कि किसी एंगल पे मूव करता है, जब जाके वो अपने ट्रैक पे जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा विंड की वजह से होता है। विंड और ट्रैक के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री का है तो एरोप्लेन को बिटवीन विंड एंड ट्रैक मूव करना होगा, यानी कि 45 डिग्री से वो मूव करेगा, जब जाके जो है वो अपने ट्रैक पे आ सकता है। तो ये भी हमारे पास वेक्टर एडिशन लॉ की अहमियत है, इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसकी जर्नल जो है वो एप्लीकेशंस है। अब हम आगे जो है इसको देख लेते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करवाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ बात कर लेते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं, ये हम दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कराते हैं, एक सिंबलिकली और दूसरा ग्राफिकली। तो सिंबलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? सिंबलिकली यानी कि हम वेक्टर को लिखते किस तरह से हैं। अगर हमने वेक्टर को लिखना है तो वो किस तरह से हमने लिखना होता है, और अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो ये हम इन दो जो है वो तरीकों से सीखेंगे। तो पहले हम सिंबलिकली देखते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं और किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर ए। सो अगर हमारे पास वेक्टर है ए, तो हम उसको बोल्ड लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये लेट सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, तो हम इसको बोल्ड लेटर से इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कराने के लिए हमें कोई ऐसा मार्कर चाहिए जिसकी टिप भी हमारे पास जो है वो ज्यादा थिक हो, तो वो हम आसानी से बोल्ड लेटर में उसको लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम पेन यूज करते हैं तो उससे बोल्ड राइटिंग नहीं आ सकती, लिहाजा दूसरा तरीका वेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का ये है कि आप वेक्टर जो है वो लिखें, उसके ऊपर एरो जो है वो लगा दें। सो ये वेक्टर लिखें या तो इसके ऊपर एरो लगा दें, ये वेक्टर लिखने के बाद इसके ऊपर एरो लगा दें, इस तरह भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये है दूसरा तरीका। इसी तरह से तीसरा तरीका जो है वो मैथमेटिकल है, यानी कि आपने वेक्टर लिखना है, इसके ऊपर छोटा सा बार लगा देना है। ये मैथमेटिकल वे है वेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का। इन तीन तरीकों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए और ए मॉड्यूलस। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कराने का तरीका या तो ये है कि आप जो है वो सिंपल तरीके से वेक्टर लिखें, ठीक है, जो वेक्टर है उसका वेक्टर जो है वो आप रिप्रेजेंट करवाएं, उसके अल्फाबेट से वो आप लिखें, वेक्टर रिप्रेजेंट करवाएं, वेक्टर लिखें, और या फिर जो है उसके मैग्नीट्यूड को आप मॉड्यूलस की तरह रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसको हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्या होता है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि हम वेक्टर जो है जब हम लिखें तो उसके दोनों तरफ दो पैरेलल लाइन लगा दें। ये दो पैरेलल लाइन जो लगाते हैं, इसी को हम, इसकी वजह से हम इसको मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए से भी हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। जब भी हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का या फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हम इसी तरह से उसको
रिप्रेजेंट करवा सकते हैं या इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। लेट सपोज ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका 2, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव होगा वेक्टर की डायरेक्शन की वजह से। लेट सपोज यही वेक्टर अगर इस तरह से होता, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती इस तरफ, तो अब ये वेक्टर जो है ये नेगेटिव हो जाता, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से जो है ये वेक्टर नेगेटिव होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है ये पॉजिटिव रहेगा। याद रखिएगा ये 2 सेंटीमीटर और जो माइनस आ रहा है ये डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ये 2 जो है ये पॉजिटिव रहेगा, ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन आता है, ये हमेशा याद रखना है। अब जो है 4 पॉइंट है, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का या फिर वेक्टर का, उसको हम मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। 5वां पॉइंट है वेक्टर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड, हाउएवर डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट वैलिड ऑपरेशन बिकॉज द डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन ऑफ वेक्टर जो है ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी विल नॉट गेट अ न्यू आंसर by division of vector by another vector. So division of vector by another vector से हमें कोई यूनिक आंसर नहीं मिलता है। हाँ, जब भी हम वेक्टर को जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, उससे हमें न्यू आंसर या फिर जो है वो न्यू वेक्टर मिलता है। इसलिए जो डिवीजन ऑफ वेक्टर है ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है, ये पॉसिबल ऑपरेशन नहीं है, याद रखिएगा। तो ये जो है इसके तमाम पॉइंट हो गए सिंबॉलिकली। अब हम ग्राफिकली बढ़ते हैं, तो ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं। सो सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड एरो। हमेशा वेक्टर को जो है वो हम स्ट्रेट लाइन से और एरो से रिप्रेजेंट कराएंगे। जैसा कि हमारे पास ये वेक्टर है, अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये इस वेक्टर की लाइन है, और ये जो इसका एरो है ये एरो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वेक्टर जो है इस एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमेशा रिप्रेजेंट कराने का तरीका ये है कि पहले हमने लाइन खींचनी है उस वेक्टर की और उसके साथ आगे एरो लगा देना है। तो ये हमारे पास तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का। ये वेक्टर का टेल है और ये इसका हेड है। जो एरो होता है ये हेड होता है, और जो बैक साइड होता है इसका ये टेल होता है। और ये जो वेक्टर है हमारे पास, इस वेक्टर को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है ये वेक्टर को D से रिप्रेजेंट कराया गया। D जो है ये वेक्टर है, और इसको 2 पॉइंट से जो है यहाँ पर जो इसका यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है ये OA से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो वेक्टर है ये D से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो जितना ये इसका डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और बाकी जो इसका हेड है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा रहा है वेक्टर की। अब सेकंड पॉइंट है लेंथ ऑफ लाइन OA रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर D। अब यहां पर जो OA लाइन है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, यहां इसका ये टेल है और ये इसका हेड है। ये कंप्लीट यहां से ये इसका टेल है और ये यहां पर इसका हेड जो है, ये जो लाइन है इसका जो फासला है इसको हम OA से रिप्रेजेंट कराएंगे, और OA जो है ये मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का। तो यही इसमें बताया जा रहा है। थर्ड पॉइंट जो है सेलेक्ट द सुइटेबल स्केल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके लिए सुइटेबल स्केल जो है वो रिप्रेजेंट कराना है। वो वेक्टर अक्सर क्वेश्चन आते हैं बुक में, अक्सर जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं या फिर बुक में क्वेश्चन मौजूद होते हैं, तो उसमें जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर भी लिखा होता है, इसी तरह से मीटर में भी लिखा होता है। अब हमारे पास स्केल तो इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसको फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कराएं। लेट सपोज अगर क्वेश्चन में हमें कहा गया है ड्रॉ अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट,
अब हम जो है वो ईस्ट की तरफ रिप्रेजेंट कराएंगे 10 किलोमीटर डिस्टेंस। अब 10 किलोमीटर का स्केल तो हमारे पास नहीं होगा, फिर हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे इसका थर्ड पॉइंट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का, और वो है हमारे पास चूज अ सुइटेबल स्केल। सुइटेबल स्केल को हमने चूज करना है, यानी कि 10 किलोमीटर अपने सुइटेबल स्केल के हिसाब से, अपने हिसाब से आपने उसको सेट करना है। अगर आपके पास स्केल छोटा है, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्केल है 30 सेंटीमीटर का, ये स्केल है, तो हम यहाँ पर 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर भी हम इसको ले सकते हैं, और जो है हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। सो 10 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 10 जो है वो सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अब जितने किलोमीटर जो है वो बुक में हो, चाहे वो आपको जो है वो 100 किलोमीटर का कहा जा रहा हो, चाहे 20 किलोमीटर का कहा जा रहा हो, उस हिसाब से आप एक स्टैंडर्ड सेट करें। जिस तरह से 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब जितने भी किलोमीटर आपको दिए जाए, आप उसकी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। लेट्स सपोज हमें जो स्केल है 10 किलोमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का लिया है। अब अगर हमें सवाल जो है वो 30 किलोमीटर का दिया जाता है, तो 30 किलोमीटर की हमने 30 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है। अब ये पूरा स्केल जो है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो मैं इस पूरे स्केल की ऐसे जो है वो लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहां पर इस तरह से। अब डायरेक्शन देखी जाएगी कि डायरेक्शन कहां पर बताया जा रहा है। अगर डायरेक्शन ईस्ट होगी तो मैं एरो यहां पे लगा दूंगा इस तरह से, तो ये जो है ये एक कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा मेरे पास 30 किलोमीटर का। तो इस तरह से आप जो है वो रिप्रेजेंट करा सकते हैं बाय यूजिंग अ सुइटेबल स्केल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, अ बॉडी मूविंग 10 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल में यही बताया जा रहा है कि एक बॉडी है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको यहां से इस स्केल से लाइन ड्रॉ करके बताई है कि एक बॉडी जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव की है, यानी कि 30 किलोमीटर जो है उसने ट्रेवल किया है। कहां से कहां ट्रेवल किया है, अब डायरेक्शन भी यहाँ पे इंडिकेट करवाई गई है। वेस्ट टू ईस्ट उसने ट्रेवल किया है, वेस्ट टू ईस्ट उसने ट्रेवल किया है, तो हमने डायरेक्शन वही बना दी है। और 30 किलोमीटर जो है, इसमें 10 है, हमने 30 किलोमीटर की लाइन बनाई है, तो 30 किलोमीटर ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं और डी से इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरह से आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वेक्टर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में हमने जो है वो नेविगेशन सिस्टम बनाया है रेफरेंस पॉइंट के लिए। ये आप इस तरह से रेफरेंस पॉइंट के लिए ये सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो रेफरेंस, आप जो है वो वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें वेक्टर अगर हमें कहा जाएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, तो फिर हम ओरिजिन से यहां से जो है वो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है यहां तक, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है, और यहाँ पे हम एरो बना देंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन कहा गया है नॉर्थ ईस्ट का कहा गया है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये इस नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान ये लाइन ड्रॉ होगी, और ये लाइन जो है ये इनिशियल पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, यहां से स्टार्ट होगी। इसी तरह से जो भी आपको जो है वो रेफरेंस पॉइंट दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आप इस तरह से जो है वो वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिस्कशन हमने की। सो आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं पर कंप्लीट होती है। आपने इसमें देखा कि हमने
वेक्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके सामने रखा, और इसी तरह से वेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और साथ में जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में सिंबलिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो वेक्टर की, ये भी आपके सामने रखी। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं ये आपको जो है वो समझ में आए होंगे। इसमें अभी भी अगर कोई इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल करें, और सवाल ज़रूर किया करें। सवाल करने से इल्म में इजाफा होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और इसी तरह से जो वेक्टर्स की टाइप हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो अब शुरू होंगे। उसके बाद जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आगे के टॉपिक इंटरेस्टिंग भी होंगे और आपको समझ में भी आएंगे, और आपको जो है वो उसमें मज़ा भी आएगा। तो इस तरह से जो है वो हम टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप अब जो है वो करते जाएंगे, और जो है उसके साथ आपको असाइनमेंट भी ज़रूर मिलेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।